नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता कुमारी हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। बच्चों, चूँकि अब हमारे पास अधिक समय नहीं है, इसलिए कम समय में हम किस प्रकार पढ़ाई करें, क्या पढ़ें, कितना समय विषय विशेष को दें, इस पर चर्चा करेंगे। खासकर हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जरूर ध्यान देंगे ताकि हमारी परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से हो और हम अधिक से अधिक अंक ला सकें। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है प्रश्न पत्र प्रारूप की समझ, जिसे हम परीक्षा पैटर्न कहते हैं। दूसरा है प्रश्नों का चयन और तीसरा है समय प्रबंधन। सबसे पहले हम प्रश्न प्रारूप की समझ पर देखेंगे। ये आप देख सकते हैं विषय हिंदी, और प्रश्न पत्र प्रारूप के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हिंदी विषय जो है वह 100 अंकों का होगा। ठीक, अब आप देखिए कुल अंक हैं 100। 2 खंडों में विभाजित होगा प्रश्न। खंड अ वस्तुनिष्ठ होंगे जो 50 अंक के आएंगे, और खंड ब यह विषयनिष्ठ प्रश्न होंगे जो ये भी 50 अंक के आने वाले हैं। अंकों का विभाजन अब किस प्रकार होगा ये हम समझेंगे कि 50 अंक और ये 50 अंक, यानी कुल अंक 100 अंकों का विभाजन। अब आप देखिए अंक विभाजन। अंक विभाजन के लिए आप देख सकते हैं सबसे पहले क्रम संख्या, यानी कि 6 प्रकार, 1 2 3 4 5 6, 6 है संख्या। और प्रश्नों के प्रकार, पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दूसरा गद्यांश से होंगे। तीसरा निबंध से होंगे। चौथे में पत्र या संवाद से आएंगे। 5वें में लघु उत्तरीय प्रश्न और 6ठे में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब हम प्रश्नों की संख्या पर आएंगे। प्रश्नों की संख्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 100 होगी, जिसमें उत्तर देने हैं आपको केवल 50 अंकों के। कुल अंक 50, यानी कि 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको पूरे 50 देने हैं, और उसके अंक भी निर्धारित हैं 50। यदि आप 50 से 51, 52 कितने भी बनाते हैं तो ऊपर से क्रम से जो 50 सही होंगे वही उत्तर मूल्यांकित किए जाते हैं। चूँकि ये OMR शीट पे होगा और कंप्यूटराइज होता है, इसलिए बच्चों आप प्रयास करें कि जब 100 प्रश्न को पढ़ें तो किन्हीं 50 को ही बनाएं, न कि आप 50 से अधिक बनाएं ये सोच करके कि 50 से अधिक जितना आता है उतना बनाएं, तो वह मूल्यांकित नहीं होता है। इसलिए आप देखें कि 100 अंकों में, 100 प्रश्न में आपको कौन से 50 आते हैं, उन 50 के ही आप उत्तर दें, क्योंकि उसका कुल अंक 50 है। संचयन की बात है तो संचयन का अर्थ है कि यह 100 प्रश्न आएंगे कहाँ से। 100 प्रश्नों की संख्या जो दी जाएगी तो वह कहाँ से आएगी, तो वह गोधुली जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, वर्णिका एवं व्याकरण, ये तीनों से मिलकर के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 के उत्तर देने होते हैं, और यह कुल 50 अंकों का होता है। अगर अब हम बात करें दूसरे क्रम संख्या से गद्यांश की, तो गद्यांश प्रश्नों की संख्या 4, यानी कि गद्यांश से पूरे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से किन्हीं केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। एक प्रश्न 10 और फिर अगला प्रश्न 10 अंक का, यानी कुल 20 अंक का। ठीक है, और यह अपठित होते हैं। संचयन यानी अपठित गद्यांश होते हैं, ये आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित नहीं होते हैं, ये कहीं से पूछे जाते हैं और आपको उनको पढ़कर वहीं तुरंत उत्तर देना है। समझ गए आप? अगला देखिए निबंध लेखन से आता है प्रश्न। इनके प्रश्नों की संख्या 5 होती है, यानी 5 विकल्प दिए जाते हैं, लेकिन उत्तर केवल 1 के देने होते हैं, और यह 10 अंकों का होता है। ठीक है, जब 5 विकल्प होंगे, पांचों विकल्प को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद किसी एक पर जो आपको समझ में आता हो बेहतर, जिस पे आपकी अच्छी जानकारी हो, अच्छी पकड़ हो, शब्दों का भंडार हो, जिसमें उनसे संबंधित आप किसी एक विषय को चुनेंगे और उस पर उत्तर देंगे, और वह अंक होगा 10 अंकों का। निबंधों का संचयन, यानी निबंध किस प्रकार के रहते हैं, तो एक मेरे प्रिय से संबंधित होता है, जैसे मेरे प्रिय कवि, शिक्षक या खेल, ये सब जो होता है, इसमें से आप कोई भी एक जरूर पूछा जाता है। आपको यदि आता हो इस पर तो जरूर लिखें। या फिर पर्व से संबंधित होते हैं, पर्व में होली, ईद, दीपावली, दशहरा, या फिर राष्ट्रीय पर्व मैंने लिखा है, जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, इन सभी पर भी आता है। सामाजिक समस्या से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं निबंध में। सामाजिक समस्या जैसे आप बेरोजगारी, दहेज प्रथा,
ऐसी समस्याओं पर, या आजकल वर्तमान परिदृश्य में देखें तो कोरोना महामारी है, उस पर ऐसे निबंध आ सकते हैं, तो आप इसकी भी तैयारी करें। अन्य विषयों में जैसे अनुशासन है, आत्मनिर्भरता है, आप ऐसे भी निबंधों का चयन कर सकते हैं यदि आपके विकल्प में दिए गए हों, लेकिन किसी एक पर ही लिखना है, ये सदैव याद रखें। आगे हम चर्चा करेंगे पत्र एवं संवाद की। पत्र और संवाद से मिलकर प्रश्नों की संख्या 2 होती है, यानी विकल्प में दिए रहते हैं, एक पत्र से विकल्प होता है और एक संवाद का, लेकिन दोनों में से किसी एक का उत्तर देना होता है। यानी यदि आप पत्र का चयन करते हैं कि मैं पत्र लिखूंगा या पत्र लिखूंगी, तो आप संवाद छोड़ देंगे, और यदि आप चयन करते हैं कि मैं संवाद लिखूंगा या संवाद लिखूंगी, तो आप पत्र छोड़ देंगे। इसका कुल अंक 5 अंकों का यह होता है। एक प्रश्न आपको प्रश्न का उत्तर देना है और अंक 5। पत्र कैसे होते हैं, अब इसकी चर्चा करें तो एक औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक। औपचारिक में हुआ आपको, जैसे सरकारी कार्यालयी पत्रों की बात जब होगी वह औपचारिक होगी, और अनौपचारिक जो आपके परिचित मित्र दोस्त होंगे उनके लिए पत्र लिखना होगा, माता पिता के लिए, तो वह अनौपचारिक होता है। संवाद कैसे होते हैं, तो संवाद 2 मित्रों के बीच या ग्राहक दुकानदार के बीच या महंगाई आदि पर संवाद करने के लिए दिया जाता है, लिखने के लिए। तो आप किसी एक विषय का चयन करेंगे और आप लिखेंगे। आगे आप देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या, कुल संख्या 10 होगी, यानी 10 विकल्प दिए जाएंगे, लेकिन आपको उत्तर कितने देने हैं, केवल 5। केवल 5 उत्तर देने हैं, और 5 प्रश्नों के उत्तर का अंक जो है वह है 10, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है। यह प्रश्न पूछे कहाँ से जाते हैं, तो गोधली एवं वर्णिका से। वर्णिका एक छोटी सी पुस्तक है, साथ में पढ़नी है, तो आप इसकी भी तैयारी करेंगे। गोधली एवं वर्णिका से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाते हैं और विषयनिष्ठ भी। अब हम आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। आखिरी प्रश्नों का प्रकार है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वह प्रश्नों की संख्या 2 होगी। ठीक है, 2 यानी 2 विकल्प आएंगे, उत्तर किसी एक का देना होता है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 1 लिखा है, किसी एक का, और कुल अंक 5, यानी 1 उत्तर देने हैं, प्रश्न का विकल्प 2, उत्तर देने हैं 1 और उसके अंक होंगे 5। लेकिन प्रश्न कैसे होंगे, तो एक गद्य से होंगे, एक पद्य से होंगे। अब आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे प्रश्न पत्र प्रारूप को। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है प्रश्नों का चयन। अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों, आपको जिस प्रश्न का उत्तर कंठस्थ है उन प्रश्नों को ही चयनित करें और बनाएं। चूँकि बोर्ड ने अब कई प्रश्नों के विकल्प दिए हैं, तो आप जिन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं उसे ही हल करें। यदि हम वस्तुनिष्ठ की बात करें तो 100 सवालों में आधे सवाल लगभग 50 से 60 तक गोधली एवं वर्णिका से पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल लेखक परिचय, पाठ के भीतर, रचना एवं रचनाकार आदि से पूछे जाते हैं। आपको अभी मैं एक चार्ट दिखाऊंगी जिसके माध्यम से आपको यह समझ में आ जाएगा कि ये सवाल आते कैसे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहाँ से आते हैं, इस पर जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखेंगे गोधली और वर्णिका। तो गोधली में भी सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो जैसे पाठ का नाम, जैसे यहाँ श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा लिखा हुआ है। लेखक का नाम, यानी कि जो पाठ दिया जाएगा उससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसके लेखक कौन है, या फिर कोई कविता दी गई तो इसके कवि कौन है। तो जैसे यहाँ भीमराव अंबेडकर लिखा हुआ है। फिर रचनाओं के विधाओं से पूछा जाता है कि यह रचना किस विधा में लिखी गई है। जैसे यदि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा की बात करें तो निबंध में लिखा गया है। विश्व के दांत की बात करें तो कहानी में लिखा गया है। भारत से हम क्या सीखे की बात करें तो यह भाषण है। तो ये विधाओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पाठ का नाम, लेखक का नाम और विधा। इसके बाद जन्म तिथि से भी एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जैसे भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। या नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी। अब एक प्रश्न जन्म स्थान से पूछे जाते हैं, यानी कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ था। अगर इसकी बात करें तो जैसे श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर है, तो अंबेडकर से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ था। तो हम लिखते हैं महू, मध्य प्रदेश। ये बहुवैकल्पिक प्रश्नों में पूछे जाते हैं। या फिर
नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, तो पटना बदरघाट, ऐसे ऑप्शंस में रहते हैं और हम उनका चयन करके सही विकल्पों का उत्तर देते हैं। एक प्रश्न संकलित से आता है। संकलित यानी कि जिस रचना, किसी भी एक रचना को दिया जाता है और वह पूछा जाता है कि यह कहाँ से लिया गया है या कहाँ संकलित है। तो जैसे अगर प्रश्न पूछा गया कि विष के दांत कहानी कहाँ से ली गई है, तो यह इसका आप उत्तर देंगे कि विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ इसमें संकलित है। या फिर श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध कहाँ संकलित है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में। कुछ प्रश्न काल और काव्य धारा से भी आते हैं, यानी कि किसी कवि के बारे में होगी तो वह किस काल से संबंधित है या उनकी काव्य धारा कैसी है। या फिर अभी आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग नलिन विलोचन शर्मा की बात करें तो वह किस काल के हैं, तो प्रपद्यवाद या नकेनवाद। ठीक है। कुछ भाषा से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, जैसे भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मूलर का है, तो वह किस भाषा को जानते थे, किस भाषा के जानकार थे, तो ग्रीक के, लैटिन के, जर्मन के, ऐसे भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे अगर हम बात करें तो रूपांतरण या अनुवाद, इससे भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हम ये प्रश्न आता है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा जो निबंध है उसका रूपांतरण किसने किया, तो यह उत्तर होगा ललई सिंह यादव। या फिर ऐसे भी प्रश्न कि भारत से हम क्या सीखे भाषण का रूपांतरण किसने किया, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखिए पुरस्कार एवं सम्मान, इससे भी संबंधित एक प्रश्न आते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा की अगर बात करें तो भीमराव अंबेडकर के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है। विकल्प दिए रहेंगे 4, तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। या फिर वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है, या फिर नाइट की उपाधि किसे दी गई है, या फिर नाखून क्यों बढ़ते हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार या पद्म भूषण से ये सम्मानित हैं। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है उनकी रचना कौन सी पुरस्कृत है। जैसे अगर हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह रचना है आलोक पर्व, तो आलोक पर्व के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला या किस रचना के लिए, तो उत्तर होगा आलोक पर्व। तो ऐसे भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम चर्चा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एक प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं जिसमें गुरु, आदर्श या प्रेरक संबंधी प्रश्न होते हैं। जैसे हम मान सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर के संबंध में अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर किससे प्रभावित थे या उनके प्रेरक कौन थे, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ऐसे ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं। 3 ऑप्शन और होंगे जिसमें गलत उत्तर लिखे होंगे और एक उत्तर सही होगा जिसमें बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले होंगे। तो ऐसे भी प्रश्न बनाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी हमें रखनी चाहिए, जैसे नकेनवाद, प्रपद्यवाद के प्रवर्तक। तो प्रपद्यवाद के प्रवर्तक है नलिन विलोचन शर्मा। तो नलिन विलोचन शर्मा से संबंधित प्रश्न में पूछा जा सकता है कि प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है, और ऐसे करके 4 ऑप्शंस हो सकते हैं जिसमें आपको उत्तर ढूंढना होगा। तो आप ये महत्वपूर्ण जानकारी किसी कवि या लेखक के बारे में जरूर जानें, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आगे आप देखिए अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनमें रचनाकार की अन्य रचनाओं का नाम दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि यह रचना किसकी है या किससे संबंधित है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है हु आर सुधराज। अगर हम मान लें कि एक प्रश्न ऐसा ही बने कि हु आर सुधराज के लेखक कौन है, तो आप इसको कैसे जानेंगे, तो लेखक का परिचय जब तक आप अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नहीं जान सकेंगे। केवल रचनाकार और रचना एवं रचनाकार से संबंधित प्रश्न नहीं होते, रचनाकार के अन्य रचनाओं से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि साहित्य का इतिहास दर्शन, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा, तो आपको लिखना होगा उत्तर में नलिन विलोचन शर्मा। अगर अब हम काव्यखंड की बात करें तो कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं, जैसे पद दिए जाएंगे, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, या फिर जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो इनसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये पद किसके लिखे हुए हैं, तो इसके लिए हमें कवि को याद रखना होगा, उसके लेखक को याद रखना होगा, तो गुरु नानक। ठीक है। उसके बाद विधा की भी अगर चर्चा करें तो मान लेते हैं कि ये एक प्रश्न ऐसा भी बनता है कि रसखान सबसे अधिक किस में लिखते थे, किस छंद में, तो सवैया में। इसलिए आपको
लेखक परिचय से, कवि परिचय से बेहतर ढंग से पढ़ना होगा, क्योंकि उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे जन्म तिथि के बारे में मैंने बता ही दिया है, जन्म स्थान के बारे में भी मैंने बताया है, रचनाएं कहाँ संकलित हैं ये जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न तो इससे बनते ही बनते हैं। जैसे यदि पूछा जाए कि रसखान के जो सवैये हैं वो कहाँ संकलित हैं, तो हम देंगे रसखान रचनावली। ये विकल्प में आते ही हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। एक प्रश्न काल और काव्य धारा से रहता है, जो मैंने अभी बताया था। तो खासकर जब हम कविताओं में आते हैं तो ऐसे प्रश्न, कम से कम 2 प्रश्न तो जरूर पूछे जाते हैं कि कोई कवि किस काल के हैं। जैसे यदि रसखान की बात करें तो वह किस काल के हैं, तो भक्ति काल के, या फिर घनानंद की बात करें तो वह किस काल के हैं, तो रीति काल के। और साथ ही साथ एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कौन सी काव्य धारा है, यानी कि अगर घनानंद रीति काल के हैं तो रीति मुक्त काव्य धारा के हैं, रसखान सगुन धारा के हैं। ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए लेखक परिचय और कवि परिचय को अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम काव्य खंड में महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, तो भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह जरूर पूछा जाता है कि जैसे घनानंद किस भाषा में लिखते थे, तो ऑप्शंस में होंगे अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली हिंदी। तो उसमें हम सही विकल्प चुनेंगे ब्रज भाषा। इसलिए कवियों की भाषा पे भी हमारी पकड़ होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये इससे एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आगे हम बात करते हैं तो पुरस्कार के बारे में मैंने बताया ही है, जैसे ज्ञानपीठ या साहित्य अकादमी किस पे मिला, किसे मिला। एक मैंने अभी चर्चा की थी कि गुरु, आदर्श और प्रेरक, तो ये अक्सर होता है, लेकिन हमारे यहाँ रसखान से संबंधित एक गुरु का नाम दिया गया है कि रसखान के गुरु गोस्वामी विट्ठलनाथ थे, उन्होंने उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था। यह महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे घनानंद के बारे में पूछा जाता है अक्सर कि प्रेम के पीर के कवि कौन हैं, या फिर पंत के बारे में पूछा जाता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, या राष्ट्र कवि कौन है। ऐसे एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें इन प्रश्नों पर भी ध्यान देना होगा। आगे मैंने चर्चा किया था अभी कि कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को जरूर पढ़ना चाहिए, अन्य रचनाओं की जानकारी होनी चाहिए, जैसे रसखान का प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, या फिर घनानंद का सुजान सागर। ऐसे सारे कवियों को हमें पढ़ना होगा। अब हम एक महत्वपूर्ण किताब वर्णिका की बात करेंगे। गोधूली की बात तो हो गई। वर्णिका में 5 कहानियाँ पढ़नी हैं और 5 कहानियों से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसमें भी प्रश्न का प्रकार वही होता है, प्रश्न का प्रारूप वैसा ही होता है। जैसे पाठ का नाम पूछे जाते हैं, दही वाली मंगम्मा है तो लेखक के नाम पूछे जाते हैं कि यह किसकी रचना है, तो श्रीनिवास की है, यह कौन सी विधा में है, तो कहानी है, जन्म स्थान क्या है, जन्म तिथि क्या है। और वर्णिका में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह किस भाषा के लेखक हैं या किस भाषा में लिखा गया है। तो वर्णिका के लिए जरूर याद रखना है कि 5 जो कहानियां हैं वह किस भाषा में है। जैसे दही वाली मंगम्मा कन्नड़ में है, तो ढहते विश्वास उड़िया में है, या फिर माँ गुजराती में है, तो नगर तमिल में है, या फिर धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी में है। आगे एक प्रश्न इससे जरूर बनता है रूपांतरण या अनुवाद संबंधित, कि यह कहानी तो कन्नड़ में लिखी गई थी, तो इसका रूपांतरण किसने किया। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि दही वाली मंगम्मा कहानी का रूपांतरण, हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो ऑप्शंस में आएंगे तो BR नारायण, जहां आपको दिखेंगे वहां आप उत्तर लगाएंगे, सही करेंगे। ये आप पढ़े ही हैं। तो आपको वर्णिका में खासकर ध्यान रखना है कि कहानी कौन सी है, किस भाषा में लिखी गई है, और उसका रूपांतरण किसने किया। अगर ये 3 चीज़ अगर आप वर्णिका में 5 पाठ से पढ़ते हैं, यानी 15 प्रश्न को ही पढ़ते हैं, तो इससे प्रश्न आने ही आने हैं और आप सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकेंगे। शेष 40 से 50 प्रश्नों की संख्या व्याकरण से पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत व्याकरण के महत्वपूर्ण अंगों की जानकारी होनी चाहिए। आइए व्याकरण में हम क्या पढ़ें, इसे भी एक चार्ट के माध्यम से जानें। व्याकरण से पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्न। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछे जाते हैं व्याकरण से। अभी हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न के पर ही चर्चा कर रहे हैं, तो गोधूली की बात हो गई, वर्णिका की बात हो गई, अब व्याकरण की बात हो रही है कि पूरे 100 अंकों में क्या क्या प्रश्न आते हैं। तो वर्ण से प्रश्न आते हैं, जैसे वर्ण के कितने भेद हैं, अगर 2 भेद हैं तो स्वर और व्यंजन। उसके बाद शब्द से आते हैं, जैसे शब्द के भेद पूछे जाते हैं, या अगर पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं तो 4, या बनावट के आधार पर, या रूपांतर के आधार पर, या अर्थ के आधार पर, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर एक प्रश्न संज्ञा से जरूर पूछे जाते हैं, जैसे संज्ञा के कितने भेद हैं उससे संबंधित, या फिर 5 भेद, जैसे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, तो 5 भेद से संबंधित एक एक उदाहरण वाले प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि यह कौन सा संज्ञा है।
आगे अगर हम बात करें तो सर्वनाम की, तो सर्वनाम के भी भेदों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो 6, 4 ऐसे लिखा रहेगा, आप 6 पे लगाएंगे। या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भेद में जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ऐसे सर्वनाम के उदाहरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे अगर हम चर्चा करें तो विशेषण पर ध्यान दीजिए। विशेषण के भेद जरूर पूछे जाते हैं। उसके 4 भेद हैं। कोई गुणवाचक से पूछा जाता है, या परिमाणवाचक से, या संख्यावाचक से, या सार्वनामिक विशेषण से, ऐसे से भी एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। लिंग से प्रश्न आते हैं, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, कोई शब्द दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं उदाहरण के लिए चील दिया हुआ है कि चील कौन सा लिंग है, तो ये लिंग से संबंधित प्रश्न आया, आप उत्तर बनाएंगे स्त्रीलिंग है। तो लिंग के भेदों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे वचन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि वचन कितने प्रकार के हैं, तो जैसे एक वचन, बहुवचन, या कोई शब्द देकर। आगे देखिए काल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो काल के कितने प्रकार हैं, ऐसे करके कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ये सब आपको जानकारी होगी ही क्योंकि आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आगे देखिए उपसर्ग एवं प्रत्यय, इससे प्रश्न आने ही आने हैं। उपसर्ग से प्रश्न पूछा जाता है, उपसर्ग दिया रहता है कि इससे बना हुआ कौन सा शब्द होगा, जैसे अन से पूछा जा सकता है, अधि से पूछा जाता है, प्रत्यय से पूछा जाता है। आगे देखिए उच्चारण स्थान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने मॉडल सेट देखा होगा, उच्चारण स्थान दिया रहता है, कुछ वर्ण दिया रहता है, उसका उच्चारण स्थान पूछा जाता है। आगे देखिए पर्यायवाची शब्द, एक प्रश्न आने ही आने हैं पर्यायवाची शब्द से, जैसे सूर्य का पर्यायवाची शब्द, या कोई भी, आप जरूर इसे पढ़ते रहें ताकि आपको याद रहे। आगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे किए गए उपकार को मानने वाला इनमें से कौन सा शब्द है, तो कृतज्ञ, कृतज्ञ ऐसे करके दिया रहता है, आप उसमें सही चिन्ह लगाएंगे, OMR शीट पर रंगेंगे। एक प्रश्न विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द या उल्टे शब्द जिसे कहते हैं, उससे पूछे जाते हैं। फिर कारक से प्रश्न आते हैं, कारक के चिन्हों से प्रश्न आते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, ऐसे करके प्रश्न एक बनते हैं और वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाते हैं। संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। संधि के भेद तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन स्वर संधि के भेद से भी प्रश्न आते हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ये सब इन संधि का भी उदाहरण एक दिया रहता है और पूछा जाता है कि ये कौन सी संधि है। संधि से केवल संधि के भेदों के प्रश्न ही नहीं आते, बल्कि संधि विच्छेद भी आते हैं। कोई उदाहरण दिया रहता है और कहा जाता है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है। अगला प्रश्न एक समास से बनता है। समास में उनके भेदों के बारे में पूछा जाता है कि कितने भेद हैं, ये भी आते हैं, और किसी एक उदाहरण को देकर कि यह कौन सा समास है, जैसे तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है, ऐसे भी एक प्रश्न बनते हैं। अगर हम वाक्य की बात करें तो पुनः वाक्य के भेदों पे जरूर ध्यान दें कि वाक्य के जैसे संरचना के आधार पर अगर 3 वाक्य हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, तो एक वाक्य दिया रहेगा और उसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं कि यह कौन सा वाक्य है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वाक्य से हमें ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, या अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं, या किसी एक उदाहरण को देकर कि यह कौन सा वाक्य है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे पदबंध से भी एक प्रश्न आते हैं, इसलिए आपके पदबंध की भी जानकारी होनी चाहिए। शुद्ध एवं अशुद्ध शब्द से एक शब्द आते हैं, शब्द लिखे रहेंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध वाक्य, ऐसा ही एक प्रश्न वाक्य से भी बनता है कि एक वाक्य लिखा रहता है और पूछा जाता है कि सही वाक्य कौन सा है। ऑप्शंस में 4 तरह के भी वाक्य दिए जा सकते हैं, या फिर शब्द भी 4 तरह के दिए जा सकते हैं, तो इस पे हमें ध्यान देना होगा। आगे चर्चा करें तो मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, तो मुहावरे या लोकोक्तियाँ से एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ये आपको पढ़ना चाहिए। अपठित गद्यांश, तो अपठित गद्यांश आपके मैंने प्रश्न पत्र प्रारूप में ही चर्चा की थी कि अपठित गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं 4, और जिसमें से किसी 2 का उत्तर करना होता है, तो इसको जरूर पढ़िए। निबंध लेखन, इसकी भी चर्चा मैंने पहले ही कर दी है कि निबंध लेखन भी व्याकरण के अंतर्गत आता है। तो निबंध लेखन जैसे मेरे प्रिय पुस्तक, कवि, शिक्षक, खेल, या फिर पर्व, महापर्व, राष्ट्रीय पर्व, या सामाजिक समस्या, अन्य विषय जैसे कोरोना, आत्मनिर्भर, अनुशासन, राष्ट्रीय एकता, ऐसे पर निबंध आता है और आपको उत्तर देने होते हैं। ठीक है, 5 विकल्प होते हैं, किसी एक उत्तर को, किसी एक विषय को चयन करके उस पर लिखना होता है। ये मैंने आपको प्रश्न पत्र प्रारूप में ही समझाया था, आपको याद भी होगा। अब आगे चर्चा करते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन भी व्याकरण के अंतर्गत है, यह विषय निष्ठ में पूछे जाते हैं। देखिए विषय निष्ठ में अपठित गद्यांश, निबंध लेखन, पत्र लेखन और संवाद लेखन, ये चारों विषय निष्ठ में पूछे जाते हैं।
और ये 1 से लेकर 22 तक मैंने जो दिया है, वर्ण से लेकर मुहावरे लोकोक्तियाँ तक, ये सब वस्तुनिष्ठ में पूछे जाते हैं। तो पत्र लेखन से औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के प्रश्न आते हैं। जैसे औपचारिक में सरकारी कार्यालयी, विद्यालयी आदि, या फिर अनौपचारिक में माता पिता, पुत्र, मित्र, बड़े भाई, छोटी बहन को पत्र लिखने के लिए आता है। आगे अगर हम चर्चा करें संवाद लेखन की, तो संवाद लेखन भी विषयनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं और विषय उसमें दिए रहते हैं, जैसे बेरोजगारी से संबंधित या पाठ्यक्रम में बदलाव से संबंधित या महंगाई, कोरोना से बचाव आदि पर। और उसमें एक व्यक्ति, 2 व्यक्तियों के बीच संवाद, यानी 2 तरह का संवाद लेखन में एक व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है और एक विषय, यानी कि किस व्यक्ति के बीच में संवाद हो रहा है। तो 2 छात्रों के बीच में, या 2 मित्रों के बीच में, या शिक्षक छात्र के बीच में, या डॉक्टर रोगी के बीच में। और उससे संबंधित विषय होता है कि वह संवाद किस पर है, जैसे बेरोजगारी पर या पाठ्यक्रम बदलाव पर। तो इस प्रकार के प्रश्न व्याकरण से पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ये तो थी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात। और अब अगर हम विषयनिष्ठ प्रश्न की बात करें, जैसे कि मैंने पहले ही प्रश्न पत्र प्रारूप में बताया था कि 2 तरह के प्रश्न होते हैं, एक विषयनिष्ठ और एक वस्तुनिष्ठ। तो वस्तुनिष्ठ पहले होते हैं, जिसकी हमने चर्चा कर ली है। अब हम विषयनिष्ठ की पर आते हैं। तो विषयनिष्ठ प्रश्न की बात करें तो सर्वप्रथम 4 अपठित गद्यांश होंगे, जिनमें आपको 2 के उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न निबंध से होगा, जिनमें 5 विकल्प होंगे, जिनमें से आपको किसी एक पर लिखना है। उसके बाद जो प्रश्न आएगा वह पत्र या संवाद से होगा, जिसमें प्रधानाचार्य या किसी परिचित व्यक्ति या सरकारी अधिकारी के पास पत्र लिखने के लिए आएंगे। प्रधानाचार्य के पास जो पत्र लिखने के लिए आते हैं, उन विषयों में होते हैं छुट्टी के लिए या फीस माफ़ करने के लिए। ऐसे ही परिचित व्यक्ति के लिए जो प्रश्न आते हैं, तो उसमें माँ, पिता, बड़े भाई, मित्र आदि किसी विषय पर पत्र लिखने के लिए आते हैं। सरकारी अधिकारी के पास यदि पत्र आते हैं लिखने के लिए, तो जैसे आपके मोहल्ले में बिजली कट गई है, या सड़क मरम्मत कराने के लिए, या सफाई कर्मी के लिए नगर निगम के पास पत्र लिखने के लिए आते हैं। ऐसे ही कई विषय दिए जाते हैं। पत्र के साथ ही अगर एक और प्रश्न की बात करें तो एक अथवा या विकल्प के रूप में संवाद से प्रश्न आता है। इनमें किसी एक पर लिखना होता है। संवाद के विषय हो सकते हैं बढ़ती महंगाई पर 2 छात्रों का संवाद, या दुकानदार ग्राहक का संवाद, या कोरोना से बचाव को लेकर 2 मित्रों का संवाद, या रोगी डॉक्टर के बीच का संवाद, या पाठ्यक्रम में हो रहे बदलाव का संवाद 2 छात्रों के बीच। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न से होता है, जिसमें 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। केवल उत्तर 5 के देने होते हैं। क्योंकि प्रश्न लघु है, इसलिए इनके उत्तर 1 से 2 या फिर 3 अधिक से अधिक पंक्ति में लिखे जाते हैं। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो वह आखिरी सवाल होता है, और ये प्रश्न गद्य खंड से तथा एक काव्य खंड से होते हैं, यानी कविता से और एक गद्य से, दोनों में से किसी एक का उत्तर देना होता है। अब हम तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु यानी समय प्रबंधन की बात करते हैं। तो समय प्रबंधन के लिए हमें खासकर शब्द सीमा का ध्यान देना होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 20 से 30 शब्द, निबंध के लिए 250 से 300 शब्द, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए 100 शब्द। अतिरिक्त समय की इससे बचत होती है। यदि हम शब्द सीमा का ध्यान रखें तो अतिरिक्त समय हमारा नहीं जाता है। प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है, यानी कि समय 3 घंटे 15 मिनट होंगे। तो आप उन 15 मिनट में भी सारे प्रश्नों को पढ़ें और शब्द सीमा का जरूर ध्यान रखें, ताकि आप एक समय के अंतर्गत सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देने जा रही हूँ, क्या करें और क्या न करें। तो आइए देखें। आप देख सकते हैं क्या करें क्या न करें, परीक्षा से संबंधित है निर्देश कि क्या करें। तो सबसे पहले लिखावट सुंदर एवं स्पष्ट हो। चूँकि हिंदी की परीक्षा होगी तो या किसी भी विषय की, तो आपकी लिखावट अगर सुंदर होगी तो अंक भी अधिक आते हैं। व्याकरणिक शुद्धता पर ध्यान दें, प्रतिदिन लिखने का अभ्यास करें, और निबंध लेखन में पैराग्राफ बदले, क्रमिक तरीके से अपने विचारों को रखें। सभी प्रश्नों को पढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे प्रश्न ही नहीं पढ़ते हैं, तो कुछ उत्तर भी छूट जाते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे नहीं आ रहा। तो आप सभी प्रश्नों को पढ़ें और अंकित कर ले कि आपको कौन कौन से प्रश्न करने हैं, कहीं एक जगह चिन्हित कर ले। आगे देखिए, OMR उत्तर पत्रक में दिए गए वृत्त को काले या नीले बॉल पेन से भरें। ठीक है। आगे उन्नयन ऐप्स एवं बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कक्षा द्वारा भी आप पढ़ें, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। प्रश्न संख्या अंकित अवश्य करें। कोई भी यदि आप उत्तर देते हैं तो उसके सामने प्रश्न संख्या जरूर लिखें, खंड भी लिखें। आगे सेंटअप के प्रश्न पत्रों को पुनः देखें। अभी आपने सेंटअप का एग्जाम दिया है तो तुरंत आप क्या करेंगे कि प्रश्न पत्र को एक बार ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। मॉडल सेट को भी पढ़ें
और पुनरावृत्ति करें। चूँकि परीक्षा अब बहुत नज़दीक है, 20 दिन ही रह गए हैं परीक्षा में, तो अब आपको रिवीजन करना होगा, तो आप पुनरावृत्ति अवश्य करें। आगे देखिए क्या न करें। तो निबंध में बातों को दोहराने से बचें। यदि आप कोई निबंध लिख रहे हैं तो बार बार एक ही बात को नहीं लिखें, इससे मार्क्स कटता है। आगे परीक्षा को लेकर चिंतित ना हो, बहुत भय की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा आप अच्छे से जाए देने, चूँकि आपने परीक्षा की तैयारी की है बेहतर ढंग से और कई चीज़ें उपलब्ध हैं आपके पास, तो आप उसे पढ़ें। OMR उत्तर पत्रक में व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड या नाखून आदि का प्रयोग नहीं करें। चूँकि OMR कंप्यूटराइज होता है, वह कंप्यूटर में चेक होता है, इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें, क्योंकि वह उत्तर चेक नहीं किए जाएंगे। किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को लेकर ना जाएं। आप परीक्षा में जब जाएं तो कैलकुलेटर, व्हाइटनर, ये सब कैलकुलेटर वगैरह लेकर ना जाएं। घड़ी भी संभवतः नहीं लेके जाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में घड़ी लगी रहती है, इसलिए आप ऐसे किसी भी उपकरण को ले जाने से बचें, मोबाइल ले जाने से बचें। और गलती होने पर शब्दों को कई बार ना काटें। बच्चों, अक्सर गलती होने पर क्या होता है कि आप उसको अच्छे से काट देते हैं पूरी तरीके से, लेकिन आप चाहें तो एक लाइन में, एक पंक्ति में ही उसको काट सकते हैं। एक लाइन में काट दीजिए, वह गलती जो है वह शिक्षक देखते हैं, और गलती अगर हो भी जाती है तो बहुत वह गंदा नहीं लगता, मार्क्स आपको अच्छे से मिलते हैं। तो आप ज़रूर ध्यान दें परीक्षा में कि क्या करें क्या न करें। उम्मीद है बच्चों अब आपको प्रश्नों की प्रकृति, अंक विभाजन एवं प्रश्न पत्र प्रारूप को या प्रश्नों के भागों की बेहतर जानकारी हो गई होगी। अब आप पूर्णतः आश्वस्त हो गए होंगे। आप परीक्षा को लेकर अधिक चिंतित ना हो, प्रसन्नचित्त भाव से और पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में बैठे और अधिक से अधिक अंक लाएं। यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।